क्या कह रहा है रामलाल? आज संडे है, लेक्चर नहीं देखेगा। अब तो तुम्हें मिलेगी सजा। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में तुम्हें डाल दूं, या 100 डिग्री सेल्सियस पे एक स्टीम का कंटेनर है, भाप है 100 डिग्री सेल्सियस पे, उस कंटेनर में तुम्हें डाल दूं। बताओ रामलाल को कैसी सजा देनी चाहिए? हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। इतने मेहनत से मैं नहा धो के आया लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए और कह रहा है लेक्चर नहीं देखेगा, बहुत मारूंगा। और जिस वजह से तुम लेक्चर नहीं देख रहे हो ना, चाहे वो तुम्हारी कामचोरी हो, या तुम्हारा दोस्त हो, या तुम्हारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या रिलेटिव है, याद रखना आज से 2 साल 3 साल बाद और तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछेंगे। तो बेटा मेहनत करो, हैसियत बनाना है तो तभी पूछे जाओगे, नहीं तो हर जगह धिक्कारे जाओगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 2 लेक्चर में मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर एंड लास्ट लेक्चर में एक्सपेंशन के बारे में डिटेल में समझाया था। आज के लेक्चर का हमारा गोल है पीएचडी इन कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सवाल पूछे जाते हैं, वाटर को आइस से मिला दिया, बताइए रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? बच्चा सर पकड़ के बैठ लेता, बट सर ये सवाल नहीं होगा। हर वो सेक्शन जिसमें फॉर्मूले कम है या छोटे हैं, उसके सवाल को करने में दिमाग खराब होता है। लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री बड़ा आसान है, हीट गेन बड़ा हीट लॉस, एक सवाल नहीं होता उससे। उसके लिए चाहिए मोक्ष विथ एमआर स्टार। एक अलग ही अप्रोच और तरीका आपको सिखाएंगे जिससे सवाल सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चिंता मत कीजिएगा, ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं, 1 आवर 15 मिनट के आसपास ही लेक्चर का ड्यूरेशन रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने पूरे दिल से और मेहनत से लेक्चर देखिए और बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला जो टर्म है यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वर्ड स्पेसिफिक जहां भी आपको मिल जाए पहले इसको सर्कल कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि ये हीट कैपेसिटी के साथ ही हो, स्पेसिफिक वर्ड कहीं भी आ सकता है, और जहां भी स्पेसिफिक वर्ड पहले आ जाएगा समझिएगा वो चीज पर यूनिट मास के लिए डिफाइंड है। जिस तरीके से रेट वर्ड कहीं भी आता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो रेट का मतलब था चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया तो आप करिए। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब दोबारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहने की जरूरत नहीं है, रेट का मतलब ही होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरीके से स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग डिफाइंड फॉर अ यूनिट मास। अब मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी फॉर एक यूनिट मास, ये यूनिट मास की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सर 2 kg मास है, 4 kg मास है, और सेम टाइप का लिक्विड 6 kg रख दिया, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना 2 kg के लिए होगा उतना ही 4 kg के लिए होगा, उतना ही 6 kg के लिए होगा। हां, अगर नेचर ऑफ लिक्विड और गैस सेम है तो स्पेसिफिक इज वर्ड डिफाइंड फॉर यूनिट मास। इसका यूनिट मास, इसका यूनिट मास, इसका यूनिट मास तो वही हुआ ना, पूरे मास के लिए डिफाइन नहीं होता, ये यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है। अमाउंट ऑफ, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से यूनिट डिग्री सेल्सियस से यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट एस। सर एस कैसे लिख दिया आपने? एस बराबर हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है दादा? हीट है, हीट। देख क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। सर अगर एम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? 1 यूनिट मास के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ रही है? सर एस के बराबर। तो एम केजी मास के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? एम एस। सिंपल सी बात है। अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको एस से रिप्रेजेंट करते हो तो डी क्यू बराबर एस। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हीट चाहिए था, उसको एस कहते हैं। तो सर अगर हीट मुझे एम मास का बढ़ाना हो तो एम एस हो जाएगा। यूनिट मास के लिए एस तो एम मास के लिए एम एस, और यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो एम एस, डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ाना हो तो 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतने हीट की जरूरत पड़ती है, तो डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए डेल्टा टी की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? ये हीट required to raise the temperature
द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी ऑफ m kg मास। m kg मास का हीट अगर डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ाना हो तो उसके लिए जो रिक्वायर हीट की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं हम dq। लेकिन सर अगर 1 kg हो तो मास को 1 kg रख दो, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना तो 1 रख दो, तो ये इस बराबर आ जाएगा। अब मान लो ये टोटल dq हीट क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई डेल्टा टी ऑफ m kg मास। m kg मास का डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए इतनी हीट चाहिए m kg मास का, तो 1 kg मास का बनाने के लिए कितनी चाहिए होगा, तो m से डिवाइड कर दो इधर, तो m को इधर ले आओगे तो यूनिट मास का हो जाएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर बनाने के लिए, यूनिट टेम्परेचर बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो डेल्टा टी रख दो, तो s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर डेल्टा क्यू बटा m डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। अब m मास को चाहिए डेल्टा क्यू हीट, तो यूनिट मास के लिए कितना पड़ेगा, तो m से डिवाइड कर दो। फील आया कि नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है साहब। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं हीट कैपेसिटी, और ये याद रखिएगा दिस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन, नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट, तो टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड या गैस, टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड, टोटल अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता ना। तो ये कि एक यूनिट को बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम एस कहते हैं, तो एम मास को बढ़ाने के लिए एम एस से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए तो एम एस डेल्टा टी, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एम को पहले लिख लेता हूं तो याद रखने के लिए आसानी से, एम एस डेल्टा टी, ठीक है ना। तो m ग्राम वाटर का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना चाहते हैं तो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, जहां पे s है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ वाटर। 1 kg को बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो s हो गया, m kg को बढ़ाने के लिए m से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दे, बहुत ईजी। नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डेल्टा 1 डिग्री सेल्सियस। ये टोटल हीट, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी चाहिए वो होता है हीट कैपेसिटी। तो सर पर यूनिट मास नहीं होता, नहीं, इसको पर यूनिट मास से कोई मतलब नहीं है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज सी। तो डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए डेल्टा टी चाहिए होगा, तो सी का डेफिनेशन हो गया तुम्हारा डी क्यू बटा डेल्टा टी, डी क्यू बटा डेल्टा टी। ये है आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ मास। ये हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मास, जितना ज्यादा अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ मास ऑफ लिक्विड उतना ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी। सर यूनिट मास के लिए तो हमने एस पढ़ा था, और अगर लिक्विड के का टोटल मास है m, तो m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो हो गया उस कंटेनर के लिए, तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है, c बराबर होता है ms। और ये आपने लॉजिकली जो ड्राइव किया यहां से भी ड्राइव कर सकते हैं। सर कैसे ड्राइव कर सकते हैं, एक काम करिए ना, ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं, s बराबर होता है टोटल हीट पर यूनिट मास पर यूनिट रेजिन टेम्परेचर, m को यहां ले आइए तो ये हो जाएगा आपका m इंटू एस बराबर डी क्यू बटा डेल्टा टी, और डी क्यू बटा डेल्टा टी को क्या कह सकते हैं आप, c कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप c। तो बताइए c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा आपका ms, c बराबर ms, बहुत इजी है। अब इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे तो बेटा इसका यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका होगा कैलोरी पर केल्विन या पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट मास थोड़ी ना, टोटल हीट बाई डेल्टा टी लिखा है, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 यूनिट डिग्री सेल्सियस के लिए आ गया। बहुत इजी है, क्या कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं द क्वांटिटी, ये नीट 2020 का सवाल है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर, टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। सर सॉलिड के लिए भी डिफाइन होता है, हाँ सॉलिड के लिए भी डिफाइन होता है, आई सॉलिड के फॉर्म में ही तो है, सॉलिड के लिए भी डिफाइन होता है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2, ये रेडियस है r1, ये रेडियस है r2, r1 इज इक्वल टू है 3/2 ऑफ r2, देखिए ना r1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ r2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो ऑफ, और दोनों कॉपर का है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम ही हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा हो या छोटा हो। कॉपर के 1 यूनिट मास यहाँ और 1 यूनिट मास यहाँ पे बढ़ाने के लिए टेम्परेचर, 1 यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगा तो सेम ही होगा, तो दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा। हीट कैपेसिटी देखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू एस, पहले के लिए मास m1 इंटू एस, और दोनों वो भी कॉपर है इसलिए हो जाएगा सिंपल m2 इंटू एस। अब स्फीयर है
तो सर एस से तो कैंसिल हो जाएगा, मास को लिखेंगे अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो, कॉपर की डेंसिटी फिर से वही रहेगी, वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब, R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई रो 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ R2, तो R1 इज इक्वल टू रख देंगे 3/2 ऑफ R2 बटा R2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 27/8, 27/8 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताइए आपको समझ आया? 27/8 बहुत इजी है, नीट 2020 का सवाल है बेटा, 2020 का। नेक्स्ट देखिएगा, थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए मैं पहले ही लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी एक ही चीज है, THERMAL, थर्मल कैपेसिटी एक ही चीज है बेटा, दोनों एक ही चीज है, हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, वेयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दिया हुआ है, S इज इक्वल टू 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो थर्मल कैपेसिटी 40 ग्राम एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, तो वही C इज इक्वल टू MS, M है आपका 40 ग्राम और ये हो जाएगा आपका 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो देखो दोनों ग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 2, तो 4 दूना 8, ये सिंपल 8 आ जाएगा, 8 कैलोरी पर केल्विन, ये आ गया 8 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। और ये तुम्हारा आंसर किस में दिया हुआ है, जूल में। तो आप जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल पर ग्राम, 40 ग्राम सही है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है, तो जगह 8 मल्टीप्लाई 4.2, तो ये आ जाएगा आपका 33.6, 32 8 दूना 16, हाँ सही है 33.6, बहुत आसानी से आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, टू डिफरेंट लिक्विड इन सेम अमाउंट गिवन, टू डिफरेंट लिक्विड इन सेम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट लिख देता हूं, ऑफ सेम अमाउंट, टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ सेम अमाउंट, दो डिफरेंट लिक्विड है लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है, जैसे 4 kg लिक्विड है 4 kg लिक्विड है, ऑफ सेम अमाउंट, गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड इसको जो हीट दे रहे हैं वो सेम अमाउंट में हम दे रहे हैं। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया और इसका टेम्परेचर कम रह गया, देखिए टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, देन स्पेसिफिक हीट का रिलेशन बताइए। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास, अब दोनों का अमाउंट तो सेम रखा है मैंने, ठीक है, दोनों को सेम अमाउंट से मैंने हीट दिया है, हाँ हीट दिया है दोनों को सेम अमाउंट से, और दोनों का मास भी सेम है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर जितना जल्दी बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर दोनों पहले सेम अमाउंट में थे, इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया, टीए ज्यादा हो गया, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी का ज्यादा होगा क्योंकि बी का टेम्परेचर कम बढ़ा है, और ए का टेम्परेचर जल्दी बढ़ गया तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी। अब आपको लग रहा होगा सर एक बात बताओ, दोनों सेम अमाउंट में, दोनों को सेम लिक्विड दिया, इसने टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा लिया तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो गई ना। सुनो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड की औकात होती है। औकात मतलब सर, अब कुछ लोग होते हैं एकदम तुम्हारे जैसे भिखारी टाइप, उनकी औकात बड़ी कम है, थोड़ा सा हीट दिया अलबला आ गए, टेम्परेचर खूब बढ़ा लिया, एकदम अन्न तूफान में आ गए, तुमको 100 रुपए दिए, तुम्हारी औकात से इतनी बड़ी पैसे हो जाएगी, तुम एकदम खुश हो गए साहब। और कुछ लोग होते हैं जिनके 100 रुपए कहां कहां पड़े होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, और तुम भिखारी टाइप इंसान को अगर 100 रुपए दे दूं और तुम बड़े खुश हो गए, एकदम घूम रहे हो, कूदते, आज हमारे पास 100 रुपए हैं, आज तो पूरे गांव वालों को पार्टी देंगे हम कचौड़ी पकौड़ी का। ऐसा होता है, हम लोग बचपन में थे तो 100 रुपए मिलते एकदम खुश हो जाते थे, और आज 100 रुपए पता नहीं कहां पड़े हैं, कहां पड़े हैं। मतलब 100 रुपए कम हीट में ही ज्यादा टेम्परामेंट बढ़ा लिया, कम हीट में क्यों अमाउंट हीट दिया, इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, तो इसको पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर के लिए कम हीट की जरूरत थी। भाई साहब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया इसने कम हीट से, और इसको उतना ही हीट दिया लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। डेल्टा क्यू हीट दिया, मान लो इसको मैंने 5 कैलोरी हीट दिया और इसका टेम्परेचर बढ़ के हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, इसको 5 कैलोरी हीट दिया,
इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो पर यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको कम हीट की जरूरत पड़ी, 5 कैलोरी में ही 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, समझ रहे हो। तो पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर के लिए इसको कम हीट की जरूरत पड़ी ना, 5 कैलोरी में ही 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, लेकिन इसके 5 कैलोरी में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। समझ पा रहे हो, मैथमेटिकली समझा दिया, फिजिकली भी तुम्हें समझा दिया। इसका उल्टा सवाल एक और बनता है, मान लो ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम का दो लिक्विड का ग्राफ बनाया, दोनों लिक्विड पहले सेम टेम्परेचर पे थे और इनका ये ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ नंबर ए है, ए लिक्विड के लिए, बी लिक्विड के लिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, एस इज इक्वल टू एस बी, एस इज ग्रेटर देन एस बी। एक और बात बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हिंदी में जो नाम है ना वो ज्यादा रिलेवेंट है और ज्यादा लॉजिकल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हिंदी में मतलब होता है गुप्त उष्मा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इसको कहते हैं गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। और हीट कैपेसिटी को कहते हैं उष्माधारिता। गुप्त उष्मा का मतलब क्या है? गुप्त उष्मा का मतलब है कौन कितनी गहराई में है, गुप्त कितनी उष्मा उसने अपने अंदर छुपाया हुआ है, कितनी उष्मा अपने अंदर छुपाया हुआ है, इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। तो भाई साहब देख के तो ऐसा लग रहा इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसके पास ज्यादा उष्मा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगी ना, इसकी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं टॉलरेट करने की, कम हीट में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा लिया। मैथमेटिकली भी देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब यहाँ पे दो लिक्विड को किसी एक टेम्परेचर पे छोड़ दिया इन्वायरमेंट में, ये वाला लिक्विड किसी टी टाइम के बाद इस टेम्परेचर पे है और ये वाला लिक्विड इस टेम्परेचर पे। तो जल्दी जल्दी कौन अपनी टेम्परेचर को कम कर रहा है? बी अपनी टेम्परेचर को जल्दी जल्दी कम कर रहा है। बी में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है ए के कंपेयर में, तो ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। सर ये कैसे पता चला ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, पहली बात। दूसरी बात, जो जल्दी गर्म हुआ है वही जल्दी ठंडा होता है। जिसकी क्षमता कम है, 10 रुपए लिए, उसी में खूब कूद लिए, थोड़ी देर में शांत हो गए। जो जल्दी गर्म होता है वही जल्दी ठंडा होता है। जो धीरे धीरे गर्म होता है उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसको ठंडा होने में भी बड़ा समय लगता है। अब मान लो ये कंटेनर में दोनों लिक्विड रखे थे टी टेम्परेचर पे, इसने डेल्टा क्यू अमाउंट हीट लूज किया, इसने डेल्टा क्यू अमाउंट हीट लूज किया। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम थी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? कम थी। तो डेल्टा क्यू अमाउंट हीट लूज करने से ज्यादा टेम्परेचर डाउन कर लेगा, क्योंकि पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर के लिए इसने हीट कम लिया था, तो पर यूनिट डिक्रीज इन टेम्परेचर में कम हीट लूज करेगा। और मान लो इसने डेल्टा क्यू हीट लूज किया तो ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस के बाद डेल्टा क्यू कर पाएगा। और ये पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर के लिए ज्यादा हीट लिया था, तो उतनी ही हीट के लिए कम डेल्टा टी टेम्परेचर लूज कर पाएगा। कितना आसान बात है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जिसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ कम जाती है? ये तो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया था, लेकिन रियलिटी में ये एम्स में पूछा हुआ सवाल है। हम ये सारा डेफिनेशन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिफाइन करते हैं, क्योंकि 14 to 15 डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है। देखिए ये ग्राफ है, देखिए 10 to 30 डिग्री तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एकदम कांस्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, एकदम ही कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ नहीं रही, क्योंकि एक यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही होगा ना, dq इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। अच्छा इसको ऐसे भी समझो, अगर मुझे जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगा, तो डेल्टा की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। जितने ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है उसको टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए उतना ज्यादा हीट चाहिए होगा, तो इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसा नहीं पानी को तुमने 10 कैलोरी हीट दिया और ग्रीस को दिया, दोनों का सेम टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा। एक लिक्विड के नेचर पे, सॉलिड के नेचर पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, वो एस है, तो dq बराबर हो जाएगा एस एम डेल्टा टी। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो ये एम डेल्टा टी और डेल्टा क्यू पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई
temperature S increases, but for a normal temperature up to 30 डिग्री सेल्सियस specific heat capacity क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना, एग्जैक्ट कांस्टेंट बना दिया, ऐसा नहीं रहता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ मैं बोल रहा हूं नहीं करता है, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस देखिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो क्या ये वाली पार्ट हम कैलकुलेशन में भी कंक्लूड करेंगे? नहीं। अगर ये कर लिए तो देखो किस फंक्शन से इंक्रीज कर रही है, तो ये सारी चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली हमें ये याद रखना है कि अप टू 30 डिग्री सेल्सियस ये कांस्टेंट रहता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदल जाता है, लेकिन हम इसके वैल्यू को कांस्टेंट ही लेते हैं थ्रू आउट द आवर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सवालों में। ठीक है साहब। अब है मोलर हीट कैपेसिटी, बहुत आसान है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सबस्टांस, तो n मोल के लिए अगर डेल्टा क्यू हीट चाहिए, n मोल के लिए अगर डेल्टा क्यू हीट चाहिए तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो n से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड पर यूनिट मास के लिए आता है। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो मैं यहां पे समझाने वाला हूं, जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बच्चों को लगता है मुझे आता है, लेकिन वो सवाल नहीं कर पाते और बीच में सोचते रह जाते हैं, उसको मैंने बाहर निकाल के रख लिया और आपको समझाऊंगा, और किस तरीके से समझाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको पता है एक बार क्या हुआ कि रामलाल ने बहुत ठंडे पानी में, सर कितने ठंडे पानी, बहुत ज्यादा ठंडे पानी में -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, उस पे कलर मिला के भगवान को लगा दिया। क्या बात करो सर, -20 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी में रंग मिला के अगर भगवान को लगा दिया जाए तो छटपटा जाएंगे, हाँ भगवान है, उनकी भी शरीर है, या चलो मुझे ही लगा दिया, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो बस। बहुत लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, नहीं समझे होंगे तो उनको, इनके लिए मैं बता दूं, भगवान ने पानी को श्राप दिया हुआ है। श्राप, श्राप मतलब समझते हैं, कई लोग सीबीएसई वाले नहीं समझते होंगे, श्राप दिया हुआ है। श्राप मतलब पता नहीं अब उसको क्या कहते हैं। भगवान ने पानी को श्राप दिया हुआ है साहब। कैसा श्राप? इतना ज्यादा ठंडा लगा भगवान को कि भगवान ने बोला ए पानी सुन, तेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा ही नहीं सकता। क्या सच में पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी नीचे जाते ही वो बर्फ बन जाता है। श्राप मिला हुआ है साहब, श्राप मिला हुआ है पानी को कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तेरा एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एक बूंद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तो तेरा एक बूंद का एग्जिस्टेंस होना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर बोल दूं -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का होना संभव ही नहीं है। अगर मैं बोलूं चलो 0.001 डिग्री सेल्सियस, क्या इस पे वाटर हो सकता है? हां, ये तो 0 से ज्यादा ही हुआ ना। अरे भाई 0 को क्रॉस करूंगा तब तो जाके होगा ये 0.001 डिग्री सेल्सियस, इसमें पानी हो सकता है। सर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है? हां, मैंने बोला 0 से नीचे नहीं जा सकता। अगर 0 से नीचे रत्ती भर भी तुम ले जाने की कोशिश करोगे, 0.0001 विथ निगेटिव साइन, मतलब 0 से जस्ट पीछे, नंबर लाइन तो समझते हो ना बेटा, ये 0 है, 0 से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो 0.00001 डिग्री सेल्सियस आगे हो गया, तो 0 के आगे पानी का एग्जिस्टेंस होगा। 0 से बहुत नीचे अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा ना, पानी नहीं जा पाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, देखो ये नेचर का क्रिएशन। 0 डिग्री सेल्सियस से रत्ती भर एकदम छोटू सा टेम्परेचर नीचे डाउन करने की कोशिश करोगे ना, पानी जा ही नहीं सकता। सर अगर मैं उससे हीट निकाल दूं तो टेम्परेचर तो डाउन होगा, हीट निकाल दूं तो टेम्परेचर डाउन होगा, नहीं होगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा और तुरंत से पानी बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो बेटा ये गलत है, इस टेम्परेचर पे पानी का होना संभव नहीं है। सर आइस को भी श्राप मिला हुआ है कि तू कभी 0 डिग्री को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकता। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है? नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल, पॉसिबल है। अगर मैं लिखूं आइस एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, नहीं है पॉसिबल। 0 डिग्री को क्रॉस करके आगे जा ही नहीं सकता आइस।
आइस एट 10 डिग्री सेल्सियस, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आइस एट -2 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक है, ये कहानी है इसकी, ये कहानी है इसकी। पानी का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं 101 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, नहीं है पॉसिबल। 101 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का होना संभव ही नहीं है, वो भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का एग्जिस्टेंस 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच ही हो सकता है, उसके बाद पानी पानी बचेगा ही नहीं। तो उसको श्राप है कि 0 से 100 के बीच में तू रह सकता है, ना तो 0 से नीचे जा सकता है, ना 100 को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। 101 डिग्री सेल्सियस पे वाटर संभव ही नहीं है। स्टीम की बात करें, अगर अपन स्टीम की बात करें, देखो ये आइस हो गया, ये वाटर हो गया, इसके बाद हम यहां स्टीम की बात करते हैं। तो स्टीम का एग्जिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 99 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। स्टीम का एग्जिस्टेंस 101 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये कैटेगरी बना हुआ है। तो सर जब हम मिक्स करते हैं आइस को वाटर के साथ, अगर मिक्स कर दिए तो क्या होगा? आइस को वाटर के साथ अगर हमने मिक्स कर दिया तो क्या होगा? सर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? तो सुनना, लॉजिकली सुनना, आइस को अगर तुम वाटर के साथ मिक्स करते हो तो यह हो सकता है कि सारा का सारा जो तुम्हारा आइस है वो मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, और वो क्या बन जाए? पानी। तो सर पानी बनेगा तो पक्का 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा वो। हाँ, पानी तो 0 से कम हो ही नहीं सकता है, तो पक्का 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है तो उसको इतनी हीट दे देगा कि 0 से ऊपर चला जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर वाटर को में आइस हमने मिक्स किया, सारा का सारा वाटर आइस बन गया और ये पहले से आइस था। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर 0 या 0 से कम होगा। अगर मिक्सचर में सब पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर आइस बन जाता है तो पक्का टेम्परेचर मिक्सचर का 0 या 0 से कम होगा, और सब पानी बन जाता है तो 0 या 0 से ऊपर होगा। ये फील करो इस बात को बस थोड़ा सा। अगर तुम आइस को मिलाते हो तो टेम्परेचर कभी 0 से ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर तुम वाटर को मिलाते हो तो कभी टेम्परेचर 0 से नीचे जा ही नहीं सकता। वाटर तो टेम्परेचर पक्का 0 से 100 के बीच रहा होगा। छोटी सी बात कह रहा हूं मैं बस, छोटी सी बात कह रहा हूं मैं बस। तो ये बात समझ में आई? ये बहुत जरूरी है समझना, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत जरूरी है। अब बताओ यहां पे ट्रू फॉल्स बताओ। 0.5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एकदम सही है, 0 से ऊपर वाटर हो सकता है। -1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर नहीं होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा। 101.1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर नहीं होगा। जैसे ही इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, 100 से ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो वाटर पहले स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिए 0.1 डिग्री सेल्सियस पे आइस ना, 0 या 0 से कम। -1 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ना, -1 ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, हाँ ठीक है। 99.9 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ना। 100 से नीचे स्टीम आ ही नहीं सकता है। 100 से नीचे स्टीम आ ही नहीं सकता है। बहुत छोटी बात मैंने बताई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ये फील आ गया ना तो धीरे धीरे सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ वाटर होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पूरा ही सीजीएस यूनिट में लिखा है। पर डिग्री सेल्सियस देखो चेंज है टेम्परेचर, तो पर केल्विन लिखो या पर डिग्री सेल्सियस लिखो वही आएगा, क्योंकि आप जानते हो डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर चेंज होता है उतना ही आपका केल्विन में टेम्परेचर चेंज होता है। 1 केल्विन में चेंज 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज के इक्विवेलेंट होता है। तो हम एक्चुअल में टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज डिग्री सेल्सियस में लिखे या केल्विन में लिखे एक ही बात आएगा। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो आंसर वही रहेगा, क्योंकि ये चेंज है, टेम्परेचर नहीं है। एक टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, ये चेंज की बात हो रही है। तो चेंज जितना केल्विन में होता है उतना ही डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है सर। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर हम इसको जूल में लिखे तो देखिए 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल। सही बात है। और नीचे ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -3 केजी हो जाएगा। ये ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर ऊपर में 3 तो आएगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ऐसा यूनिट में 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है।
सीजीएस यूनिट में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके कंपेयर में आइस का और स्टीम का जस्ट आधा होता है। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा कर दो 21 हो जाएगा। स्टीम का एग्जैक्ट जो होता है ना वो होता है 0.48 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए आप उसको 0.5 ले ले, कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू हम लेते हैं 4.2 जूल। ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो बहुत स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब होता है आइस से वाटर बनने के लिए जितनी हीट चाहिए या वाटर से आइस में आने के लिए जितनी हीट चाहिए। क्योंकि मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, अब मैं इसको हीट दे रहा हूं तो हीट लेके टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आइस का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, तो हीट लेके टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं सकता ये, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आइस जा ही नहीं सकता। अब आइस है तो क्या होगा, इसका फेज चेंज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। और उसके लिए 1 ग्राम आइस का फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको कहते हैं हम लैटेंट हीट। तो 1 ग्राम आइस को चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको हम कहते हैं एल। तो एम मास का फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको कहेंगे हम एम एल। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एम इंटू एल। टोटल हीट गिवन टू चेंज द फेज ऑफ substance at constant temperature and pressure is called latent heat। देखिए, the amount of heat required to change the unit mass of substance completely from one state to another state of matter, another state at constant temperature and pressure also, as constant temperature and pressure is called latent heat of substance। तो सर latent heat of fusion क्या होता है, आइस के लिए कितना डिफाइन करते हैं हम, बट आइस के लिए इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं हम L इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। और सर ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, कैलोरी को उसमें चेंज कर लीजिए। 80 इज इक्वल टू 4.2 जूल इंटू ग्राम 10⁻³ kg, तो ये हो जाएगा जूल पर kg। कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको 99% कैलकुलेशन सीजीएस यूनिट में ही करना होता है। अब अगर हम आइस के लिए देखें, सॉरी ये आइस है, आइस इंटू वाटर, और वाटर इंटू स्टीम, स्टीम वाटर के लिए देखें, वाटर से स्टीम या वाटर से स्टीम से वाटर या वाटर से स्टीम बनने के लिए जो लेटेंट हीट जरूरत होती है वो होती है 536 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए एक सवाल करते हैं, अब धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा, कैलोरीमेट्री समझ आएगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg आइस, 1 kg आइस है, फ्रॉम -25 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में इसको कन्वर्ट करना है। कितना टेम्परेचर है, -25 डिग्री सेल्सियस। अगर -25 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और उसको मैं हीट दूं, Q1 हीट दिया, तो ये आइस से वाटर बन जाएगा, हाँ या ना, से वाटर बन ही नहीं सकता। -25 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस टेम्परेचर पे -25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का संभव ही नहीं होना। तो क्या होगा, तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो पक्की बात है हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ते समय जो फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूला तुम्हारा हीट का, ms डेल्टा टी और Q बराबर ml। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो ये फॉर्मूला, फेज चेंज हो रहा तो ये फॉर्मूला। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर टेम्परेचर बढ़ रहा ms डेल्टा टी, m की वैल्यू बोलो सर 1 kg, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ kg, सॉरी 10⁻³ kg नहीं, 1 kg है तो 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम, तो इसको ग्राम में लिख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5, और चेंज इन टेम्परेचर आपका हो गया -25 से 0 तक, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 से ऊपर जा नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आपका 25 चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा बेटा 12.5, देखो 0.5 इसको कर दोगे तो 12.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी, क्योंकि हमने ये सीजीएस यूनिट में निकाला है, कैलोरी लिखा ना, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
तो 12.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी आ गया। ये कैलोरी में आंसर आ गया क्योंकि हमने मास को ग्राम में रखा है, तो एक कैलोरी में आंसर आ गया। इसको भी हमने 0.5 कैलोरी पर ग्राम रखा है। अगर तुम्हें जूल में चाहिए तो कैलोरी में निकाल के इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा Q1 हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही तुम इसको हीट दोगे Q2, तो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो 1 डिग्री सेल्सियस पे आइस नहीं जा सकता, तो यहां पे ml होगा। ml मास बोलो सर, इसका मास अपने बताया था 1 kg है, मास तो उतना ही रहेगा, तो 10⁻³ बोल देता हूं, और ये हो गया तुम्हारा 80 कैलोरी। सही है, मास 10⁻³ kg और 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम। बढ़िया है, ये Q2 आ गया, तो 80 हो गया। ठीक है, 80 इंटू 10⁻³ और ये 12.5 इंटू 10⁻³। अब ये क्या बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर बन गया। यहां से यहां तक पूरे प्रोसेसर में क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। फेज चेंज के लिए हम ml यूज करेंगे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर बना है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम यूज करेंगे Q3 ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी ये 10⁻³ यहां पे 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 10⁻³ कैलोरी। बहुत ईजी है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ गया, अब इसको थोड़ा भी हीट दोगे, Q4 दोगे, तो ये हीट लेके अपनी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाएगा सर, क्यों नहीं बढ़ाएगा, वाटर है, वाटर का टेम्परेचर 100 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो क्या होगा, फेज चेंज करेगा। फेज चेंज करेगा तो ये हो जाएगा आपका ml। मास बोले सर 10⁻³ और m बोले 540 कैलोरी, ये हो गया। टोटल हीट की जरूरत कितनी पड़ी, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, 1 2 3 4 Q4, ये हो जाएगा टोटल हीट। इसको निकाल दे, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, ऐड करना है सर। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या बताओ सर, इधर ज्यादा हीट नहीं लग गया कुछ, और इधर तो थोड़ा थोड़ा हीट में काम हो गया था। तो बेटा ऐसा है कि यहां पे फेज चेंज करने के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए। पर ग्राम 80 कैलोरी हीट दोगे, आइस से वाटर में बन जाएगा। लेकिन वाटर से स्टीम बनाने के लिए जो आपको हीट चाहिए वो 540 चाहिए। 8 चौक 32, 8 5 40, 80 से कितना गुना ज्यादा चाहिए देखो, 8 6 48, 8 7 54, 7 टाइम्स ज्यादा हीट चाहिए आइस से वाटर बनने के कंपेयर में वाटर से स्टीम बनने के लिए 7 टाइम्स ज्यादा हीट चाहिए। तो मुश्किल काम। अगर मैं इसका टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम है। तो स्टार्टिंग में बताओ कितना टेम्परेचर था, -25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैंने हीट दिया तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, नहीं। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रख के फेज चेंज हुआ, नहीं। वो टेम्परेचर बढ़ाता गया, और लीनियर ग्राफ क्यों बनता है, क्योंकि टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट से हीट दे रहा हूं, तो कांस्टेंट रेट से टेम्परेचर बढ़ेगा, लीनियर ग्राफ यहां पे। अब जैसे ही मैं हीट दूंगा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, -25 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको एक्स्ट्रा हीट दूंगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ऊपर जा ही नहीं सकता, 0 से आइस ऊपर जा ही नहीं सकता, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगी। हां, तो देखिए यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब तक आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सर ग्राफ यहां से क्यों शुरू किया, यहां से क्यों नहीं शुरू किया, भाई साहब यहां पे ओरिजिन 0 डिग्री सेल्सियस पे बना है, रेफरेंस है। तुम ये बना लो, यहां बना लो -25 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर है, तो ग्राफ यहां शुरू कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत हो रही है। अब आ गया ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, अब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब दोगे हीट, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 100 से इसकी टेम्परेचर आगे बढ़ेगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ AB सेक्शन का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ AB सेक्शन, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ फ्रॉम AB सेक्शन और CD सेक्शन, स्लोप ऑफ CD सेक्शन तो 0, क्योंकि यहां पे फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा, तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा, तो स्लोप 0 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे स्लोप कंपेयर करने के लिए बोलूं कि स्लोप बताओ OA
BC और D, इनमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? तो सर स्लोप अगर कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे हैं, तो हीट तो ऐसे तो नहीं कि पहले कम दिया ज्यादा दिया, लगातार हीट दे ही जा रहे हैं। तो जब हम कांस्टेंट रेट से हीट दिए जा रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, मतलब कम हीट चाहिए ज्यादा टेम्परेचर बनाने के लिए। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाने के लिए कम हीट चाहिए, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहां होती है? यहाँ पे स्टीम के लिए। स्टीम का टेम्परेचर बनाने के लिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, वो होती है स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद करो 0.48, इसको 0.5 भी कह सकते हैं। सबसे कम स्लोप होगा आपका सर, सबसे ज्यादा स्लोप होगा आपका डीई का, बहुत तेजी से वहां पे बढ़ेगा डीई का, सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इसका 0.5 कैलोरी पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 0.5 कैलोरी पे फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पे स्लोप सबसे कम होगा, यहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लोप ऑफ बीसी। क्यों सर? यहां पे क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1, तो 1 कैलोरी दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 1 कैलोरी दोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, और यहां पे 1 कैलोरी दोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, यहाँ पे 1 कैलोरी दोगे तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.5। बहुत मजेदार सवाल, बहुत मजेदार सवाल, ये पूछते नहीं है, टफ हो गया ये। बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो रेफ्रिजरेटर के अंदर, मान लीजिए आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, नहीं 100 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। तो आप क्या चाहते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आइस बन जाए। तो आइस बनाने के लिए वो क्या करेगा रेफ्रिजरेटर? तो उसे हीट निकालेगा, क्योंकि हीट निकालेगा तभी वो 10 डिग्री सेल्सियस से 0 पे जाएगा, और 0 पे ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। बहुत सुंदर सा कंसेप्ट है। तो सर अब कैसे सॉल्व करें? तो रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट 100 ग्राम, सॉरी बार बार मैं 100 डिग्री बोलो, 100 ग्राम वाटर at 10 degree Celsius into ice at 0 degree Celsius in 1 hour, then find heat removed per minute। पर मिनट वहां से कितना हीट निकल रहा था? सुन मेरी बात, इसमें टोटल हीट कितनी की जरूरत पड़ेगी? तो अभी तुमने देखा -25 डिग्री सेल्सियस आइस को ऊपर ले जा रहे थे, अब 100 ग्राम वाटर को 10 डिग्री से 0 पे लाएंगे, तो 10 डिग्री से 0 पे लाएंगे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो क्यू हो जाएगा पहले ms डेल्टा टी। इतना हीट निकालना पड़ेगा, इतना हीट निकालना पड़ेगा। कितना? तो मास बताओ कितना है? 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 × 10, इतना हीट निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लाने पे इतना हीट निकालना पड़ेगा। और 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी बना है, पानी को आइस में कन्वर्ट करने के लिए दूसरा हीट हमें चाहिए ml। m बोलो 100, l बोलो 80, तो ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 8 × 10⁴, यह इकाई दाएं से 8000 कैलोरी, 8000 कैलोरी, और ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राम 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 सब ग्राम में, ये हो जाएगा तुम्हारा 1000 कैलोरी। तो टोटल कितना हो गया सर? 9000 कैलोरी। टोटल हीट कितना निकाला? टोटल हीट रिमूव्ड इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 घंटे में। तो पर घंटे कितना हीट रिमूव किया? तो सर ये 9000 कैलोरी पर आवर इन 1 आवर। अगर मुझे मिनट में चाहिए तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसको 60 मिनट लिख दो, तो ये हो जाएगा 9000 कैलोरी डिवाइडेड बाई 60 मिनट। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 150 कैलोरी पर मिनट। 150 कैलोरी पर मिनट इज योर करेक्ट आंसर। बात खत्म। अब आते हैं जो लोग कह रहे थे लेक्चर हम नहीं देखेंगे, बताओ विच इज मोर डेंजरस बर्न बाई 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और बर्न बाई 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। किससे ज्यादा खतरनाक है? तो सुनो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे तुम हो, हाँ खोल रहा है, बिल्कुल खोल रहा है, तो जैसे अपना हाथ डालोगे तो हाथ तो ठंडा है, तो तुम उससे हीट गेन करोगे, और हीट गेन नहीं करना, हीट एब्जॉर्ब करोगे, और हीट एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो हीट एब्जॉर्ब करते समय अगर वाटर खौलता हुआ पानी है 1 डिग्री सेल्सियस अपनी टेम्परेचर कम करता है, तो कितना हीट रिलीज करेगा? सर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस भी स्टीम है और तुमने उसमें हाथ डाला, तो स्टीम अपनी टेम्परेचर कम करके क्या बनाएगा?
स्टीम अपनी टेम्परेचर कम करके वाटर बनाएगा। तो 1 ग्राम स्टीम अगर टेम्परेचर कम करके वाटर बना तो कितना हीट रिलीज करेगा? 540 कैलोरी। 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये ज्यादा डेंजरस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम जो है ना वो ज्यादा डेंजरस है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपेयर में। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो ज्यादा डेंजरस है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपेयर में। वो ज्यादा डेंजरस, उसमें ज्यादा हीट है ना भाई साहब, उसके पास ज्यादा हीट है, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस है। तुम बताओ, एक बात बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम हाथ डाल देते हो, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी उसमें तुम हाथ डाल दो तो क्या होता है? कुछ नहीं सर, 20 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल वाटर है। तो 40 पे थोड़ा गर्म लगेगा, 50 पे थोड़ा और गर्म लगेगा, 80 पे थोड़ा और गर्म लगेगा, 100 पे थोड़ा और गर्म लगेगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, हाथ जल जाएगा तुरंत से। और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टीम है तो और ज्यादा खतरनाक होगा ना, उसके पास तो और ज्यादा हीट है। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये तो बेसिक सवाल था। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? व्हेन टू बॉडीज फिक्स्ड देन दे एक्सचेंज हीट टिल दे एक्वायर सेम टेम्परेचर। जब भी दो लिक्विड या आइस वाटर या आइस स्टीम को मिक्स करते हैं, व्हेन टू बॉडी इज फिक्स्ड, नहीं मिक्स्ड, सस्ता नशा कर लिया था, इज मिक्स्ड, is mixed, then they exchange heat till they acquire the same temperature. सेम फेज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि आइस और पानी को मिलाएंगे तो सब पानी बन जाना चाहिए या सब आइस बन जाना चाहिए। नहीं, हो सकता है मिक्सचर में कुछ आइस हो कुछ पानी हो, तो कुछ आइस कुछ पानी दोनों हो। दोनों कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जीरो पे आइस भी होता है पानी भी होता है। तो कुछ आइस हो कुछ पानी हो, जीरो पे हो सकता है। तो हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस उसका मिक्सचर का टेम्परेचर और उसमें दोनों हो। तो कितना आइस होगा कितना लिक्विड होगा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का जो कॉमन टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। तो जब भी दो चीजों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो दे एक्सचेंज हीट टिल दे एक्वायर द सेम टेम्परेचर। तब तक हीट एक्सचेंज करेंगे जब तक वो सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर लेते। टेकिंग एनर्जी कंजर्वेशन, हीट लॉस बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द बॉडी। जैसे वाटर को आइस से मिलाया तो आइस क्या करेगा सर? वो तो वाटर से हीट लेगा और वाटर क्या करेगा? हीट लूज करेगा। तो वाटर जितना हीट लूज करेगा आइस उतना ही हीट लेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट गेन बराबर हीट लॉस, बहुत इजी है, लेकिन इसे सवाल होगा नहीं। मैं तुम्हें कराऊंगा सवाल करना कैसे है ना। देखो, वैसे कह सकते हो कि फॉर्मूला हम यही लगा रहे हैं, लेकिन ये लगाते समय हमें थोड़ा बुद्धि भी लगाना पड़ता है। वो बुद्धि कैसे लगाना है, उसको आसान कैसे बनाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं मिक्सचर की तरफ। लेकिन मिक्सचर को समझने से पहले हम मिक्सचर के कैटेगरी को बांट देते हैं। कैटेगरी को बांटने का मतलब, आइस वाटर को ना मिला के सबसे पहले हम आइस का मिक्सचर या सिंपल लिक्विड का मिक्सचर, वाटर हो गया या वाटर को किसी और लिक्विड से मिला, या स्टीम और स्टीम का मिक्सचर पहले देख लेते हैं। आसान कौन सा होगा? सीधा मैं आइस के साथ स्टीम मिला दूं कि आइस के साथ आइस ही मिलाऊं, वाटर के साथ वाटर मिलाऊं या वाटर के साथ कोई और लिक्विड मिलाऊं, ये ज्यादा इजी होगा ना। तो सबसे पहले उस मिक्सचर की बात कर रहे हैं जिसमें सेम फेज वाले सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं। सेम फेज वाले सब्सटेंस मिक्स जब होते हैं तो फेज चेंज नहीं होता। वाटर को वाटर से मिलाओगे तो पक्की बात है वाटर ही बनेगा। पानी को पानी से मिलाने में स्टीम नहीं बनता। सर अगर 98 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और 2 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, मिलाएंगे तो भाई साहब ये तो हीट लूज ही करेगा ना, तो 98 से कम ही होगा, स्टीम बन ही नहीं सकता। मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और एक है -101 डिग्री सेल्सियस पे आइस। भाई साहब भयंकर नीचे। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? वाटर थोड़ी ना बन जाएगा। अब क्या होगा? ये बहुत कम टेम्परेचर, ये हीट गेन करेगा, ये लूज करेगा तो टेम्परेचर और कम करेगा अपना। तो इसीलिए पहले जो हमने कैटेगरी रखा है वो मिक्सचर रखा है आइस प्लस आइस, वाटर प्लस वाटर, स्टीम प्लस स्टीम, या कोई भी लिक्विड प्लस लिक्विड, सेम फेज वाला, जहां पे फेज चेंज हो ही ना। तो देखिए सवाल, 2 लिक्विड ऑफ मास m1 and m2 of specific heat capacity s1 and s2 at temperature t1 and t2। 2 लिक्विड ऑफ मास, 2 लिक्विड है, दोनों को कंटेनर में ऐसे रख दिया। पहले लिक्विड का मास है m1 एंड दूसरे लिक्विड का मास है m2 ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 and s2 एट टेम्परेचर T1 एंड T2। दोनों को मिक्स कर दिया एक बहुत बड़े कंटेनर में। तो नेट मास कितना होगा? m1 प्लस m2। नेट मास होगा m1 प्लस m2। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेट क्या होगी? नेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं निकालते हम लोग, दोनों डिफरेंट लिक्विड है। मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई साहब रुक जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में निकालना होता है। मिक्सचर की टेम्परेचर हमें निकालनी है। अब कैसे निकालें? तो ऑब्वियस सी बात है
कि दोनों लिक्विड का फॉर्म है, लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, तो कोई ना कोई एक ज्यादा टेम्परेचर पे रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा ना, मुझे नहीं पता लेकिन कोई ना कोई तो होगा। तो एक टेम्परेचर लूज करेगा, सॉरी एक टेम्परेचर डाउन करेगा हीट लूज करके, और दूसरा हीट गेन करेगा। हीट गेन करने का मतलब हीट स्टोर नहीं होता, हीट गेन करके टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो एक हीट लूज करेगा, एक हीट गेन करेगा। हीट लूज बराबर हीट गेन, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना हीट गेन करेगा? तो एक बात बताओ, मान लो टेम्परेचर T2 ज्यादा था, तो T2 टेम्परेचर जिसका ज्यादा है वो हीट लॉस करेगा, 2 लिक्विड लॉस करेगा, 1 लिक्विड गेन करेगा। जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट गेन करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर पे ये है तो ये हीट लॉस करेगा, तो ये लिक्विड 2 तुम्हारा हीट लॉस करेगा, ठीक है। हीट लॉस कितना होगा, मतलब इससे कितना बाहर हीट लस जाएगा, तो टेम्परेचर ही डाउन होना है। तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फॉर्मूला होता है m, दूसरे का फॉर्मूला मास बताइए m2, स्पेसिफिक हीट बताइए S2 इंटू डेल्टा टी। मान लो तब तक हीट एक्सचेंज करेगी जब तक किसी कॉमन टेम्परेचर टी मिक्स पे नहीं आते। तो कितना इसने लॉस किया है, तो ये हो जाएगा आपका टी मिक्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल था इसका T2, ये आ जाएगा। बताइए समझ आया आपको? इज इक्वल टू हीट गेन, तो M1S1 हीट गेन कितना करेगा, तो ये हीट गेन तब तक करता रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर टी मिक्स पे नहीं आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका T1 माइनस टी मिक्स। सही लिखा है क्या मैंने? सही लिखा है क्या मैंने? देखो यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, सर यहाँ पे हमने टी मिक्स माइनस T1 क्यों नहीं लिया? तो देखो हीट गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है तो अपना टेम्परेचर क्या करेगा वो? सर टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ाएगा, हाँ यार बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो हीट गेन करने में मान लो फाइनल टेम्परेचर उसकी हो जाती है, हीट गेन करके उसने टेम्परेचर अपना बढ़ाया तो फाइनल टेम्परेचर उसका हो जाता है टी मिक्स और इनिशियल था T1, तो ये ऐसे लिख लो। और इसने क्या किया, हीट लॉस किया है, तो लॉस में ऑलरेडी माइनस इंक्लूड तो हमने कर ही लिया ना, तो लॉस किया है तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा T2 माइनस टी मिक्स, ये पॉजिटिव आना चाहिए। देखो भाई साहब, देखो हमने पहले ही बता दिया कि इतना लॉस, जितना लॉस उतना गेन, तो कितना लॉस हुआ वो निगेटिव में तो नहीं आना चाहिए ना। अब इसका टेम्परेचर लॉस करने की वजह से डाउन जाएगा, तो T2 बड़ा हो गया, टी मिक्स कम हो गया, तो T2 माइनस टी मिक्स लिखेंगे। इतना लॉस किया हीट। अगर आप लिखो MS टी मिक्स माइनस T2, तो एक बात बताओ, T2 हायर टेम्परेचर पे था, T2 हायर टेम्परेचर पे था, हीट लॉस करके टेम्परेचर क्या करेगा सर? घटाएगा, टेम्परेचर घटाएगा तो ये कम होगा। अगर टी मिक्स माइनस T2 कर दोगे तो क्या ये निगेटिव आ जाएगा? हाँ सर, इसमें एक निगेटिव का पैरामीटर आएगा, और निगेटिव का मतलब ही तो बता रहा है कि हीट लॉस हुआ है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि हीट लॉस निकालना है, तो हम उसको पॉजिटिव में निकालेंगे। इतना हीट लॉस हुआ, जितना हुआ इतना ये गेन किया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा M2S2 T2 माइनस M2S2 टी मिक्स बराबर M1S1 टी मिक्स माइनस M1S1 T1। अब एक काम करिए, टी मिक्स वाले टर्म को एक साथ रखिए, तो ये माइनस वाला टर्म उधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा M1S1 T1, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस ये भी है M2S2 T2 बराबर, यहाँ पे टी मिक्स है और ये माइनस आकर उधर प्लस टी मिक्स हो जाएगा, तो टी मिक्स आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा M1S1 प्लस M2S2। तो यहाँ से टी मिक्स का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा टी मिक्स बराबर M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 बटा M1S1 प्लस M2S2। मुझे बस इतना बता दो, ये जो फॉर्मूला आया है वो डायमेंशनली ठीक है कि गलत है? डायमेंशनली ठीक है कि गलत है? डायमेंशनली बताइए, ये करेक्ट है या रॉन्ग, सिर्फ देख के बताना आपको। हेलो, सही है डायमेंशनली? प्यास लग रहा था बहुत, तो डायमेंशनली सही है, ठीक है साहब। मैं भी यही कह रहा था डायमेंशनली सही है। क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए डायमेंशन m का, s का, t का,
एमएसटी और हमें चाहिए टेम्परेचर, तो देखो M1S1 प्लस M2। अब मैं तुम्हें एक जो बात कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। यह मत समझना कि एक नई चीज हमने पढ़ी है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा स्टार्ट जिससे तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि यह पैटर्न फिजिक्स में 6 चैप्टर में एक जैसा आता है। 6 चैप्टर में एक जैसा आता है। हाँ, कैसे सर बताओ? देखो चलो कैपेसिटर का थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूं। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे या तुमने अभी अभी क्या कहते हैं उसमें पढ़ा होगा, क्या किसमें सर यार 12th का पेपर दिया है ना, थोड़ा तो पढ़ा ही होगा। मान लो एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर ये है, यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पे कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों में सेम चार्ज आता है क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन है देखो ना, एक के बाद एक, तो पक्की बात इस पे चार्ज Q1 होगा तो इस पे भी Q1 ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो आप लिख सकते हैं Q1 Q। इसमें क्या सवाल पूछा जा सकता है? सिर्फ इतना डायग्राम बना के मिड पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल कितना होगा। दोनों कैपेसिटर के बीच में मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इस पे सवाल बनता है। तो बताइए मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, दोनों पे चार्ज सेम है, जितना चार्ज इधर आया उतना ही चार्ज इधर आया है। ये मान लो Q1 है, ये Q2 है, तो लिख सकते हो Q1 बराबर Q2। और चार्ज बराबर होता है C डेल्टा भी, तो चार्ज बराबर होगा इसका कैपेसिटेंस C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मान लो इधर पॉजिटिव माना, आपने इधर पॉजिटिव माना, इधर निगेटिव माना है, तो हायर टर्मिनल हम इसको मान लेते हैं V1 माइनस V इज इक्वल टू उतना ही चार्ज इस पे होगा, तो कैपेसिटेंस ये हो गया C2 इंटू हायर टर्मिनल इसको माना था आपने V मिड माइनस V2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा C1 V1 माइनस C1 V मिड बराबर C2 V मिड माइनस C2 V2। अब V मिड वाले टर्म को एक साथ रखो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यह आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 VM कॉमन आ जाएगा। तो V मिड क्या हो जाएगा सर? V मिड हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। डायमेंशनली देखो ठीक है क्या? हाँ, क्योंकि मिड पॉइंट का पोटेंशियल है। यहां पे भी आया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो अगर मैं ये नहीं लिखता तो डायमेंशन किस चीज का यहां पे बच रहा है? देखो C1 V1 प्लस C2 V2 किस चीज का डायमेंशन है सर? कैपेसिटेंस पोटेंशियल, कैपेसिटेंस पोटेंशियल, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ पोटेंशियल, तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डायमेंशनली ठीक है। इसका पैटर्न ठीक उसी तरह का नहीं है, लेकिन सर ये तो अलग चीज है। नहीं तो कैपेसिटेंस का सवाल हो गया ना, पैटर्न उसी तरीके का। मैं डायरेक्ट लिखना तुम्हें सिखाता हूं। सर डायरेक्ट कैसे? तो जब भी तुम्हें मिड पॉइंट पे या मिक्सचर का या मिड पॉइंट की कोई भी चीजें, थर्मोडायनेमिक्स हो, कैपेसिटेंस हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, पूछे तो सबसे पहले ये देखो दोनों का कॉमन क्या है। सर दोनों का कॉमन चार्ज है, मतलब Q बराबर क्या होगा CV। क्या ये दोनों का कॉमन है? हाँ सर दोनों का कॉमन है। तुमसे क्या पूछा सर? मिड पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा, तो V मिड पूछा है। तो ये पैटर्न जो कॉमन है ना Q बराबर CV, वो फॉर्मूला लगा दो CV का, तो लिखो C1 V1 प्लस C2 V2 दोनों के लिए बटा डायमेंशन तुम्हें पोटेंशियल का चाहिए तो नीचे लिख दो C1 प्लस C2। अब बताओ ये चीज तुम्हें हमेशा याद रहेगा क्या? कैपेसिटर में 10 सवाल आज तक पूछे जा चुके इस फॉर्मूले से, 10 सवाल इस फॉर्मूले से आज तक पूछे जा चुके। तो चलो सर कैपेसिटर में समझ गया Q बराबर CV, तो पैटर्न ले लेंगे C1 V1 और 3 होगा तो ऐसे बना करते हैं। देखो ऐसे भी सवाल आते हैं, ये 1 2 3, ये हो गया C1 V1, ये हो गया C2 V2, क्या कर दिया मैंने C1 V1 यहाँ पे पोटेंशियल, और ये हो गया तुम्हारा C3 V3। तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल बताइए। मिड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? बड़ा आसान है। मिड पॉइंट का जंक्शन का पोटेंशियल होगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए इससे सवाल पूछेंगे तो सर ये तो करा दिया, लेकिन ये 2 ही चीज हुआ। 6 चैप्टर मैंने बोला है। और बताता हूं रेसिस्टेंस देख, रेसिस्टेंस अब मैं तुम्हें डायरेक्ट कराता जाऊंगा। मान लो रेसिस्टेंस है ऐसे, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पे पोटेंशियल है V2। तो मिड पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ये सवाल पूछे जाता है और ये अच्छे सवालों में से आता है। सर इसको कैसे करोगे बताओ? दोनों रेजिस्टेंस में कॉमन क्या है? सर दोनों रेजिस्टेंस में कॉमन है करंट। I इज इक्वल टू क्या होता है सर? V बाई R। अब I दोनों में क्या है? सेम है। मिड पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो लिखो V मिड। पहले के लिए लिखो V1 बाई R1, जो भी टर्म है उसको लिखो पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए V2 बाई R2 डिवाइडेड बाई फॉर्मूला मिड पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा तो पोटेंशियल का डायमेंशन आना चाहिए। तो पोटेंशियल का डायमेंशन है क्या? नहीं सर, ये तो पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस है। तो क्या करो कि पोटेंशियल का डायमेंशन बचे?
1 अपॉन रेशन, जो पैटर्न है ना उसमें पोटेंशियल हटा के नीचे रख दो R1 प्लस R2। 1.5 पेज के कैलकुलेशन के बाद आता है, 1.5 पेज के कैलकुलेशन के बाद आता है। नेक्स्ट क्लास में तुम ये पढ़ोगे कि मान लो कि एक कंडक्टर को हमने S के साथ ऐसे जोड़ दिया, यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, तो मिड पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा। खूब सारे ऐसे सवाल होते हैं, एक लाइन में लिख दूंगा मिड पॉइंट पे टेम्परेचर, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पुराना ही चीज है। अब देखो लिक्विड के मिक्सचर वाला चीज, यहां पे एक लिक्विड था M1 मास का, S1 स्पेसिफिकली, T1 टेम्परेचर, ये है M2 मास का, S2 स्पेसिफिकली, T2 टेम्परेचर। जब इसको आप मिक्स करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, हीट एक्सचेंज। तो Q बराबर क्या होता है, MS डेल्टा T, और तुम्हें मिक्सचर का टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर मिक्स क्या होगा, तो हीट एक्सचेंज तो सेम है, जितना हीट आया उतना गया, जितना करंट आया उतना गया, जितना वहां से चार्ज आया था उतना गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में यही होता है। तो टी मिक्स क्या होगा, यही फॉर्मूला उठा लो, देखो M1, देखो फॉर्मूला देखना, टी मिक्स M1 S1 T1 पहले के लिए लिख लिया, जो भी था Q बराबर, Q में जो भी था, क्यों Q सेम है, Q सेम है, तो M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 बटा M1 S1 प्लस M2 S2, ये आएगा आपका जवाब, ये आएगा आपका जवाब। पैटर्न देखना, MST, अरे वही MS डेल्टा T में TMST प्लस MST बटा MS प्लस MS, क्यों MS MS, क्योंकि डायमेंशन टेम्परेचर का चाहिए। नीचे देख मास स्पेसिफिक हीट, मास स्पेसिफिक हीट, तो MS प्लस MS का डायमेंशन MS, ऊपर MST, तो MS का डायमेंशन कट गया तो ऊपर टेम्परेचर बचा। देख बताओ ये तुम्हें हमेशा अनंत काल के लिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा। टी मिक्सर MS M1 S1 T1 M2 S2 T2 बटा M1 S1 प्लस M2 S2, बस खत्म, यहां पे कहानी खत्म, कहानी खत्म। बताइए क्या पता है सर, अगर दो लिक्विड को मिक्स किया है तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो होगा M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2। समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये देखो कितना तुम्हारे जेहन तक गया होगा, मैं समझ सकता हूं M2 S2। लेकिन सर अगर वाटर को मिक्स किया हमने, ये तो 2 डिफरेंट लिक्विड था, 2 डिफरेंट लिक्विड के लिए, ये लिक्विड के लिए, 2 डिफरेंट लिक्विड के लिए, मान लो एक वाटर है एक दूसरा कोई और, दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। अगर मैं बात करूं फॉर वाटर, बोथ लिक्विड इज वाटर, if both are water और same liquid, same nature of liquid, मतलब ऐसे कह सकते हो वाटर मिक्सचर हो गया या सेम टाइप का लिक्विड को मिक्स किया है, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो S1 S2 को अगर बराबर रख दोगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा सर, मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा M1 S1 S2 बराबर है, बाहर आएगा, और यहां से S1 S2 बाहर आएगा, कॉमन होकर कट जाएगा, तो M1 T1 प्लस M2 T2 बटा T1 प्लस T2। एक लाइन में आंसर, मान लो 10 ग्राम वाटर है 2 डिग्री सेल्सियस पे, 20 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिक्सचर का टेम्परेचर बताइए। तो M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस M1 प्लस M2, T1 प्लस T2 नहीं, M1 प्लस M2। अब देखो अगर मिक्सचर of water plus water of a same amount, water plus water of same amount, same amount, या आसान सी भाषा में मैं कहना चाहता हूं डायरेक्टली कि M1 बराबर M2 है, तो M1 बराबर M2 बराबर M है, तो ऐसे M बाहर आ जाएगा। अरे नीचे गलत लिख दिया मैंने खुद ही हंस रहे होगे बच्चे, रामलाल मास्टर ने रामलाल वाली गलती की, डायमेंशनली खराब हो जाएगा, मास बचेगा डायमेंशन, तो नीचे 2m आ जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा T1 प्लस T2 बाई 2। सिंपल सी बात है, मान लो 50 ग्राम वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे और 50 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिक्सचर का टेम्परेचर बताइए T1 प्लस T2 बाई 2। सिंपल, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा एकदम हॉट टॉपिक है, वो है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, स्पेशली आइस एंड वाटर में पहला केस मैं एज्यूम करता हूं व्हेन आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम आइस, देखिएगा मैंने एज्यूम किया m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
m ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस। क्या उल्टा पुल्टा अंग्रेजी जबरदस्त लिखा, m ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस। अरे भाई m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस लिखना, m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और W ग्राम वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, ये सही है, W ग्राम वाटर एट T डिग्री सेल्सियस। अब इनको मैंने मिक्स किया। अब लॉजिकली और साइकोलॉजी समझना। मान लो कि मैंने आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था और वाटर जो कुछ T डिग्री सेल्सियस पे था, इसको मिक्स किया, तो ऑब्वियस सी बात है आइस का एक ही चीज होगा, फेज चेंज होगा, और वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये किसी भी टी टेम्परेचर पे, तो टी टेम्परेचर पे वाटर कर क्या सकता है, टी टेम्परेचर पे वाटर या तो टेम्परेचर बढ़ा सकता है, नहीं तो टेम्परेचर कम कर सकता है। अब हम स्टीम के साथ बढ़ाते तो वाटर हीट लेता, अब तो वाटर हीट लूज करेगा तो टेम्परेचर नीचे जाएगा। तो हम इसको टी टेम्परेचर से किसी भी लोअर टेम्परेचर पे लाके छोड़ दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊं, क्योंकि जो कुछ भी कॉमन बनेगा आइस और वाटर का मिक्सचर, अगर आइस डोमिनेटिंग होगा तो पक्की बात है वो 0 डिग्री पे ही रहेगा। आइस 0 डिग्री पे, वाटर को भी 0 डिग्री पे ले आएगा। सर क्यों ले आएगा? मान लो इतना बड़ा आइस का टुकड़ा छोटा सा पानी मैंने मिलाया, तो पक्की बात है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर है तो पूरी आइस पिघलेगा नहीं, थोड़ा सा आइस पिघलेगा, और थोड़ा सा आइस पिघलने के लिए हीट कौन लेगा? ये वाटर देगा। तो वाटर हीट देगा तो ये अपनी टेम्परेचर डाउन करके 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और आइस एडजस्ट करेगा। तो पक्की बात है कि अगर मैं आइस और वाटर को मिलाऊं तो वाटर अपना टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आने की कोशिश करेगा। लेकिन सर वाटर डोमिनेटिंग हुआ तो आपको सवाल देख के पता नहीं चलेगा। आपको हमेशा कभी भी अगर वाटर किसी टी टेम्परेचर पे है तो पहले यही एज्यूम करना है कि वाटर टी टेम्परेचर से 0 तक आने में कितना हीट लूज करता है। उसके बाद हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में देखने के लिए क्या, मैं एक यहां पे नेता बिठा देता हूं, है ना, पंच बिठा देता हूं, रामलाल। अब मेरा अप्रोच देखना सवाल सॉल्व करने का, मजा आ जाएगा बेटा। एक एक लाइन में सवाल तुम्हारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरी प्रॉमिस है। सवाल करने से पहले एक यहां पे बिठा दो रामलाल को, और रामलाल बहुत ईमानदार पंच है, नेता है, ठीक है। रामलाल के पास जाएगा ये वाटर और ये आइस और बोलेगा हम दोनों को मिला दो। तो रामलाल कहेगा, मेरी बात सुनना, अब कहानी शुरू हो गई। रामलाल के पास जाएगा आइस एंड वाटर कि हमें मिलने दो, हम मिलना चाहते हैं, बहुत ही पुराने जमाने से हम बिछड़े हैं, लेकिन हम हैं दो फेज एक प्राणी, एक आइस और एक वाटर, दो फेज और एक प्राण, दो फेज और एक प्राण। भले ही हम है आइस और वाटर, लेकिन दो फेज एक प्राण है, हम बहुत पहले बिछड़े थे, हम मिलना चाहते हैं। तो रामलाल बोलेगा ओके रुको, लेकिन भगवान ने तो तुम्हें श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? कि आइस 0 से ऊपर नहीं जा सकता और वाटर 0 से नीचे नहीं जा सकता। तो रामलाल कहेगा एक काम करो, तुम पहले अपना टेम्परेचर T से 0 पे लाओ और कितना हीट इसमें रिलीज कर रहे हो वो मुझे बताओ। तो ये बोलेगा हीट रिक्वायर्ड टू डिक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम T डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड नहीं, हीट लूज। क्या हो जाएगा? तो हीट हो जाएगा आपका, एक मिनट, हीट हो जाएगा आपका ms डेल्टा टी, फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ms डेल्टा टी। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1, हाँ होता है। मास है वाटर का W ग्राम, तो लिखेंगे W, स्पेसिफिक हीट 1, और टेम्परेचर T से 0 पे आ रहा तो T - 0, तो ये हो जाएगा आपका WT। तो कितना हीट लूज हुआ? कितना हीट लूज हुआ सर? WT हुआ, ठीक है। अब आइस कहेगा, रामलाल बोलेगा आइस है, तू बता तुम्हें आइस से वाटर बनने के लिए कितना हीट चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट रिक्वायर्ड तो ml हो गया, सिंपल सोबर ml। तो ये जाके बोलेगा रामलाल को कि मुझे ml चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है, इतनी चाहिए। ये बोलेगा इतना मैं दे सकता हूं अगर इन दोनों की बात बराबर हो जाए, इन दोनों की रिक्वायरमेंट और सप्लाई बराबर हो जाए। ये तुम्हारा कह सकते हो ये सप्लाई है। बताओ T डिग्री सेल्सियस पे W ग्राम वाटर है, T डिग्री सेल्सियस पे W ग्राम वाटर है, तो उसको T डिग्री सेल्सियस से 0 पर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट
लूज होगा सर WT। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना ही चाहिए ml। इफ ml बराबर WT, जितना इसको रिक्वायरमेंट था उतना वाटर में दे दिया। रामलाल बोलेगा बहुत बढ़िया, तुम ही हो जो एक दूसरे के लिए बने हो, जितना इसको चाहिए तुम उतना ही दे पा रहे हो, कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है, कुंडली मिल गया तुम दोनों का, जाओ जी लो जिंदगी। और बोलेगा तुम दोनों एक हो गए और सब में पानी पानी हो गया, क्योंकि आइस तो पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया। तो मिक्सचर और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। यस, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट ऑफ आइस इन मिक्सचर, अमाउंट ऑफ आइस इन मिक्सचर इज सर 0 ग्राम। सारा का सारा आइस पानी बन गया, और पानी भी उधर से टी से भागता हुआ आया और आइस से मिलके पानी पानी बना लिया। अमाउंट ऑफ वाटर बताइए क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर W प्लस M। ये रहा तुम्हारा कहानी खत्म। सर इतना आसान था, हाँ बस WTML देख लो, आइस और वाटर का मिक्सचर ही खत्म। सर अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो ml ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कह रहा है कि मुझे 0 डिग्री सेल्सियस में पूरी आइस से पानी बनने में ml की जरूरत है, लेकिन वाटर कह रहा है मैं तो WT दे पा रहा हूं और तुम्हें जरूरत ज्यादा है, जितनी जरूरत है उससे कम सप्लाई हो रहा है। तो बताओ जो से कम सप्लाई होगा तो क्या आइस पानी में कन्वर्ट हो पाएगा? आइस कहेगा नहीं यार, मैं पूरी तरीके से तुम्हारी नहीं हो सकती, थोड़ी हो जाऊंगी। कितना हो पाओगी? जितनी तुम्हारी औकात है उतना कर लो। तो वाटर कह रहा मैं WT दे देता हूं, तो कह रहा मैं पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, मेरा ml तो ज्यादा है। तो यहां पे क्या होगा कि कुछ मास आइस का कन्वर्ट होगा ml डैश, जो m से कम होगा, obvious सी बात है, इज इक्वल टू WT। जितना हीट हो देगा उतना वाटर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर वाटर देने से मना कर दे तो, क्योंकि तुम पूरी मेरी नहीं हो पाओगी तो रहने दो, आधी आधी नहीं चाहिए, देना पड़ेगा। एक साथ मिला दिया ना, दोनों को मिला तो दिया जबरदस्ती, तो कुछ आइस तो पिघलेगा, क्योंकि जब आइस और वाटर को मिलाओगे तो पक्की बात है दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेंगे। तो आइस लगातार टेम्परेचर गेन करेगा और वाटर लूज करेगा, और जैसे ही इनका गेन और लूज चलता रहेगा जब तक मिक्सचर का टेम्परेचर कॉमन ना हो जाए। तो पक्की बात है कि पूरा आइस मेल्ट होगा नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो कुछ आइस तो मेल्ट होगा, और पूरा आइस नहीं मेल्ट होगा, कुछ आइस बच गया तो आइस तो 0 डिग्री पे ही बचेगा। तो पक्की बात है मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि पूरा आइस मेल्ट हुआ ही नहीं, कुछ आइस बच गया तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बचेगा ना। तो कुछ आइस बचा रहा और कुछ मेल्ट हो गया। कितना मेल्ट होगा? तो ml बराबर WT, ml बराबर WT। तो m डैश क्या हो जाएगा सर? WT बाई L। बहुत आसान है यार ये तो अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस तो m था और उसमें से m डैश पिघल गया तो m माइनस m डैश। अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा m प्लस W, सॉरी m डैश प्लस W। सब कुछ ही बता दिया, कितना आइस पिघलेगा वो बता दिया, मिक्सचर का टेम्परेचर बता दिया, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आइस बता दिया, अमाउंट ऑफ वाटर बता दिया, सब कुछ बता दिया साहब। और क्या करके? WTML, बस WTML WTML WTML। अब अगर पानी की औकात ज्यादा है, पानी कह रहा मैं इतना हीट दे सकता हूं, और ये कह रहा नहीं मुझे इतना ही चाहिए, अब आइस से वाटर बनने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, और मैं इतना दे सकता हूं। तो अब क्या होगा? तो तुमने वाटर को तो 0 पे ले आया, हाँ सर वाटर को तो मैं 0 पे ले आया, तो कितना हीट दिया इसने? WT दिया। लेकिन आइस को वाटर बनने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में कितने की जरूरत है? तो ml की जरूरत है। तो WT दिया, रामलाल यहां पे बैठा है और रामलाल देख रहा है चीजों को। बताओ क्या देखा रामलाल ने? रामलाल ने दिया, देखा कि वाटर ने WT हीट दिया और आइस ने ml यूज कर लिया और पानी बन गया, और WT T से 0 पे आके वाटर भी अपना टेम्परेचर T से 0 पे आके वाटर बन गया, और आइस भी पूरा वाटर बन गया। दोनों पानी पानी हो गए, दोनों मिल गए, एक हो गए। लेकिन इस प्रोसेस में एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? जितना वाटर ने हीट लूज किया था सारा यूज नहीं हो पाया। कितना यूज हुआ सर? ml यूज हो गया, WT यूज नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, WT माइनस ml, इतना रिमेनिंग हीट रह गया। तो रामलाल बोलेगा एक काम करो, तुम दोनों क्या बन गए सर? पानी बन गए। कितना पानी बन गए सर? पानी बन गए स्मॉल l प्लस W, इतना पानी बन गया। अब मिक्सचर में इतना पानी है,
लेकिन ये हीट जो है वो अनयूज्ड है। तो काम करो, तुम वापस ले लो, तुम दोनों मिलकर वापस ले लो। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर प्लस वाटर ही बना है, आइस भी वाटर बन गया और वाटर जो टी से आता है वो भी वाटर है। तो एक काम करो, इतना जो बचा हुआ हीट है जो यूज नहीं हुआ है वो तुम वापस रख लो। अब वापस रख के 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, इतना वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो m स्पेसिफिक हीट S इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया तुम्हारा T माइनस 0, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 बराबर दिस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, तो यहां से आ जाएगा आपका T, ये T माइनस 0 T बचेगा, T बराबर WT माइनस ml बटा m प्लस W, ये फॉर्मूला बचेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। एक बार और सुनो मैंने क्या कहा है, कोई खास बात नहीं है। 3 केस बन रहा है, चलो मैं बता देता हूं। जैसे ही किसी पर्टिकुलर m ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसको मिक्स कर रहे हैं हम W ग्राम वाटर जो T डिग्री सेल्सियस पे है, तो 3 केस बनते हैं। दोनों को 0 पे लाओ, इसको 0 पे लाने में जितना हीट लॉस होगा उतना ही ये गेन कर रहा है। अगर ml बराबर एग्जैक्टली WT है तो पक्की बात है मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इसमें ऐसा आ रहा कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ml ज्यादा है और WT कम हीट दे पा रहा, कम हीट दे पा रहा और रिक्वायरमेंट उसकी ज्यादा है, तो जितना दे पा रहा उतना तो ले ही लेगा और उसकी वजह से जितना कन्वर्ट हो पाएगा तो m डैश L बराबर WT, उतना हीट कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ आइस बच जाएगा तो मिक्सचर और टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर अगर वाटर की क्षमता ज्यादा है हीट देने की और आइस को कम चाहिए, आइस को कम चाहिए तो जितना चाहिए उतना तो लेगा ना, कितना लेगा, ml लेगा और दिया कितना था WT, तो WT माइनस ml, ये रिमेनिंग हीट बच गया। तो रिमेनिंग हीट वाटर के मिक्सचर को वापस दे दो, तो वाटर है कितना, तो ये भी पिघल गया, ये भी पिघल गया, तो m प्लस डब्ल्यू, तो m प्लस डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट 1, तो नीचे हो जाएगा सिंपल m प्लस डब्ल्यू इंटू मिक्सचर का टेम्परेचर, ये आ गया। कितना ईजी है साहब, कितना ईजी है। 3 केस बनाओ, सवाल खत्म, बचा ही नहीं, सवाल खत्म। देखो सवाल, 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 100 degree Celsius. Then resulting temperature of water will be. ऐसे सवाल खूब आते हैं, लगता है बाहर बारिश का मौसम हो रहा है एकदम जोरदार। 1 kg of ice at 0 degree Celsius, 1 kg ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of water at 10 degree Celsius. Then resulting temperature will be 1 kg ice 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ml निकालो। मैंने बोला m ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, तो इसका ml निकालो। m बोलो 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू l हो जाएगा 80। तो बताओ कितना हीट इसको चाहिए 1000, तो ये तो सर ज्यादा ही हो गया, 80,000 कैलोरी हो गया। 4 1 2 1 2 3 80,000 कैलोरी हो गया। एंड 1 kg वाटर 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो इसका हो गया तुम्हारा WT बोलो, तो 1 kg मतलब 10 टू द पावर 3 और टेम्परेचर हो गया 10, तो ये हो गया तुम्हारा 10,000 हो गया, तो 10,000 हुआ है। तो सर ये WT कम है और ml ज्यादा है। अब सीधी सी बात है, अगर ml ज्यादा है मतलब इसको 80,000 कैलोरी चाहिए, लेकिन ये तो 10,000 कैलोरी दे पा रहा है वाटर, तो सर पूरा मेल्ट नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, आइस बचेगा, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स ऑल, खत्म साहब खत्म। WT बराबर ml। सोचो ना साहब, अगर 1 kg आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाया जाए तो इतना हीट चाहिए, और 1 kg वाटर जो 10 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस तक ही तो टेम्परेचर लूज करके आ सकता है, ऐसा थोड़ी ना वाटर निगेटिव में चला जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आकर वो जितना हीट लूज करेगा, वो कितना हीट लूज करेगा, 10,000 कैलोरी। तो पक्की बात है कि ये भी 0 पे आ गया 10,000 कैलोरी लूज करके, और वो भी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो पक्की बात होगा 0 डिग्री सेल्सियस, वो आइस बच गया ना मिक्सचर में। कितना आइस मेल्ट होगा वो भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 10 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल मास ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। सुनो 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका ml बोलो सर, मास 10 और ये 80, तो ये हो जाएगा 800 कैलोरी, बहुत ईजी है, ml हो गया। मास आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 10 ग्राम वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसका WT बोलो, WT 10
इंटू 40, सिंपल है, मास और चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा 400 कैलोरी। तो क्या उतना हीट दे पा रहा है जितना उसको आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रह रहा है आइस, वो ऊपर जा भी नहीं रहा। 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा आइस मेल्ट करने के लिए 800 कैलोरी चाहिए, लेकिन पानी सिर्फ 400 कैलोरी दे रहा है। तो क्या करेगा? पानी अपना 400 कैलोरी दे देगा, 0 पे आ जाएगा और ये 400 कैलोरी ले लेगा। 400 कैलोरी लेके जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है उतना ही होगा बस। तो M-L बराबर 400 कैलोरी, जितना ही दिया है उतना यूज करेगा। 800 कैलोरी पूरा तो नहीं कर पाया ना, तो जितना दिया उतना तो यूज करेगा। तो M- बराबर आ जाएगा आपका 400/80, 8 × 5 = 40, 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो फाइनल मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर तो 5 ग्राम आइस मेल्ट हुआ और उधर से वाटर भी 10 ग्राम आया था, तो 15 ग्राम वाटर। 5 ग्राम तो आइस मेल्ट होकर वाटर बनाया ना। 200 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस नहीं, -20 डिग्री सेल्सियस पे। इसको भी एक लाइन में मैं तुम्हें करना सिखा दूंगा। चल अभी सिखा देता हूं, एक सवाल तो कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, उसी अप्रोच से करेंगे जितना जैसा अप्रोच WT और ML का मैंने सिखाया। देखो 200 ग्राम आइस एट -200 डिग्री सेल्सियस, तो ये -200 डिग्री सेल्सियस पे देखो 200 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट दोगे तो पानी नहीं बनेगा। पहले ये 200 ग्राम आइस ही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसके लिए कितनी हीट की जरूरत चाहिए वो बता दो। तो सर इसमें तो MS डेल्टा टी लगेगा। हाँ, मास बोलो, MS डेल्टा टी, मास बोलो सर, मास 200, S बोलो हाफ और डेल्टा टी बोलो -20 से 0 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, तो ये हो गया तुम्हारा 2000 कैलोरी। सिंपल सा जवाब है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से वाटर बनेगा, ये तुम्हारा 200 ग्राम वाटर बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये Q2 तुम्हें ही चाहिए ml, तो ये होगा तुम्हारा 200 इंटू L की वैल्यू 80, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16000 कैलोरी। 8 दूना 16 पे 3 0, 16000 और 2000, तो टोटल हीट चाहिए तुम्हें 18000 कैलोरी। बस अब यहां पे खत्म कर दो कहानी। सर इसको यहां तक आपने क्यों लाया? क्योंकि आइस और वाटर का जो मिक्सचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। आइस और वाटर का मिक्सचर जो एग्जिस्ट कर सकता है 0 पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपका अप्रोच क्या होगा सवाल सॉल्व करने का, मेरी बात सुनना और लिख लेना कि हमारा अप्रोच क्या होगा कि जो भी आइस है, चाहे वो 0 पे है, माइनस पे है या किसी पे भी है, उसको 0 पे ले आओ और वाटर बना दो। उसके लिए जितनी हीट की चाहिए जरूरत वो देख लो। अब ये हीट कौन दे सकता है? तो हीट दे सकता है 500 ग्राम वाटर, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है। हीट देके ये 20 डिग्री सेल्सियस पे से 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। सर 0 से नीचे नहीं जा सकता क्या? साहब वाटर 0 से नीचे कैसे जाएगा? तो ये हो जाएगा वाटर 500 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट दे पाएगा, कितना रिलीज करेगा? तो MS डेल्टा टी, M बोलो 500, S बेटा 1 और डेल्टा टी तुम्हारा हो गया 20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 2 3, 2 3 दहाई से 10,000 कैलोरी। सर ये 10,000 कैलोरी हीट दे सकता है, ठीक है, 10,000 कैलोरी हीट दे सकता है। तो 10,000 कैलोरी हीट देगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा। और ये 18,000 कैलोरी लेके 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, दो चीजें मिक्स किया, दोनों को कॉमन किसी टेम्परेचर पे ले आके कॉमन फेज ले आओ। कॉमन टेम्परेचर विद कॉमन फेज। जैसे इस सवाल में आपने क्या किया, लिख लो, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का MR स्टार। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का MR स्टार, कॉमन टेम्परेचर विद कॉमन फेज। कॉमन टेम्परेचर विथ कॉमन फेज। ये अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो गया। अब इस सवाल में क्या कर रहे थे, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस था, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बना लिया। W ग्राम वाटर था T डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बना लिया। तो कॉमन टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस और कॉमन फेज हो गया दोनों का वाटर। अब वाटर T से 0 पे आया, जितना हीट दिया उतना ही इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस से वाटर बनने के लिए चाहिए था, तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। उसी तरीके से यहां पे तुमने क्या किया कि तुम्हारा -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस था,
-20 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, उसको तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाया, और किसी T डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारा वाटर था, उसको तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनाया। सब कुछ वाटर वाटर है, सब कुछ वाटर वाटर है, ठीक है। अब ये कितना हीट दे पाया? सिर्फ 10,000 कैलोरी, लेकिन इसको चाहिए था ज्यादा। बताओ रामलाल क्या बोलेगा? रामलाल बोलेगा कि नहीं हो पाएगा ये मिलन। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? तुम्हें चाहिए बहुत ज्यादा, वो कम दे पा रहा। अब जब चूंकि मिला तो दिए हो, तो मिला देने के बाद रहना तो साथ ही है, तो किस तरीके से साथ रहेंगे? बोलेंगे जितना तुमको -20 से 0 तक आने में चाहिए वो तो तुमको दे देगा 2000 पूरा। तो 10,000 में से 2000 पूरा दे दिया तो बचा कितना? 8000 कैलोरी बच गया। अरे भाई 10,000 में से 2000 तो ये अपना टेम्परेचर बढ़ाने में लगा देगा। अभी भी इसको 2000 इसमें चला गया, अब 16,000 कैलोरी चाहिए, लेकिन ये दे कितना रहा है? 10,000, 8,000 कैलोरी। 2000 यहां यूज हो गया, अब इसको 16 चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा? 8,000। तो 8,000 कैलोरी के बराबर, अब चूंकि ये तो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब ये क्या करेगा? आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। जितना 8,000 ये मिला है उसके करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट होगा। तो 8,000 कैलोरी इज इक्वल टू m डैश l, l की वैल्यू 80, तो ये इससे कैंसिल होगा, m डैश हो जाएगा आपका 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आइस वाटर में और कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना इसने दिया उतना इसने यूज कर लिया। उसको और चाहिए था लेकिन और यूज नहीं कर पाएगा। 200 ग्राम था जिसमें से 100 ग्राम ही कन्वर्ट हो पाएगा। तो सर मिक्सचर की टेम्परेचर क्या होगी? तुम बताओ कितनी होनी चाहिए? मिक्सचर की टेम्परेचर बताओ कितनी होनी चाहिए? तो सर आइस बचा है 200 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो गया। 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बना है, और ये भी 0 पे आके रुका हुआ है। और इसमें 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन गया, और 100 ग्राम आइस अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सब तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा? तो पहले था 500, अब हो जाएगा 600 वाटर, और 100 ग्राम आइस होगा। आंसर क्या होगा? वाटर बोलो, फाइनल वाटर बोलो। फाइनल वाटर हो जाएगा तुम्हारा 600 ग्राम, और फाइनल आइस बोलो, आइस हो जाएगा तुम्हारा 100 ग्राम। मिक्सचर में ये होगी मिक्सचर की कोई कहानी। कितना कैलकुलेट किया? 3 लाइन यहां, 1 लाइन यहां, 4 लाइन, बाकी खत्म। तो यहां पे कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, बुद्धि लगेगा थोड़ा सा। कॉमन फेज विथ कॉमन टेम्परेचर पे लाके रोक दो, और फिर आगे तुम सोच लो। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास था, लेकिन आप इसको अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी ऐसे ऐसे बढ़िया सवाल कराएंगे, फिर आपको स्टीम और वाटर का मिक्सचर समझाएंगे। मैकेनिकल मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बहुत सारे सवाल होते हैं कि आइस को यहाँ पे छोड़ दिया, h हाइट नीचे गिरा तो जो हीट लॉस हुआ वो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ वो एज अ हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो कितना आइस मेल्ट होगा। ये सारे सवाल आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराए जाएंगे। ठीक है, कैलोरीमेट्री पार्ट 2 कल आएगा, और हो सके तो हीट ट्रांसफर भी हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। Thank you so much.